और हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से जेडीयू में लगातार कुछ बड़े बदलाव किए गए, इन तमाम बदलावों का भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार की सत्ता क्या वाकई अगर कहें तो बदलने वाली है? क्या जनता का जो रुख है इस बार बदलता नजर आएगा? देखिए, कई बड़े मुद्दे बिहार में देखने को मिले जिनमें दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद देखने को भी मिलता है कि पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे चिराग पासवान नाराज हुए। तो बिहार में जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में भी तल्खियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करती नजर आ रही। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, क्या जिस तरीके से आपस में ये लड़ती दिखाई दे रही हैं, इसका सीधा असर सत्ता पर पड़ेगा? क्या इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं, वो मामला उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जहां अनुप्रिया पटेल नाराज हैं, संजय निषाद नाराज हैं, जयंत चौधरी नाराज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की मांग इन्होंने की थी और इन्हें ज्यादा सीटें नहीं दी गई। तो यही देखा जा रहा है कि झारखंड में भी होता है कि एलजेपी और जेडीयू को जिस तरीके से कम सीटें देकर कहीं ना कहीं उन्हें टरकाने की कोशिश की गई, इसका सीधा असर क्या वाकई आगामी समय में पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि कई बड़ी योजनाओं को वो बिहार में शुरू करने वाले हैं। खबर सामने आई है कि बिहार में वो पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसके साथ ही साथ पार्टी के जो जनाधार है उसको मजबूत करने के लिए कई बड़ी रणनीति बनाते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नाराजगियां, तो वहीं चिराग पासवान और पीएम मोदी के बीच नाराजगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि नाराजगियों के बीच में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेहद आसानी से अपना फायदा कमा ले जाएं, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो ये है, विपक्षी खेमा मजबूत होता नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर जो मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी के बीच में, वो चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या वाकई इसका बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी के लिए होता नजर आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार की सत्ता खतरे में आती है तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी कुर्सी बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो बड़े चेहरे जिनकी बड़ी भूमिका अगर हम कहें तो एनडीए गठबंधन में है, और जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि इन्हीं के बल पर सरकार चल भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बीजेपी अपना ही सीएम खड़ा करती है तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे? लेकिन ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से उन्हें पहले भी धोखा मिल चुका है। यही वजह है कि फिर वो आरजेडी की तरफ गए थे लेकिन फिर बीजेपी की तरफ चले आए। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की स्थितियां हैं या जो सहयोगी पार्टियों के बीच जो खिचड़ी चल रही है, कहीं इस खिचड़ी का बड़ा नुकसान ही उन्हें ना उठाना पड़े। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव बिहार के विधानसभा के अभी भले ही दूर जरूर हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया और अचानक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओसामा को जो है वो आरजेडी चुनावी मैदान में उतार कर न सिर्फ जो है जो मुसलमान तबके का वोट बैंक है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, बल्कि अगर बात करें तो सीधे सीधे तौर पर जो दलित वोट बैंक हैं या और जो अन्य वोट बैंक हैं उसको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल जिस तरीके से बिहार की सियासी स्थिति
इस वक्त दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या प्रशांत किशोर के उतरने से भी क्या जो यहाँ पर वोट बैंक के समीकरण है वो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी मेन फोकस मुसलमान वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक है। और जाहिर तौर पर ये देखा भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस शांति के साथ बिहार में काम कर रहे हैं, क्या अगर सीटों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, हालांकि कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ऐसे चुनावी रणनीतिकार जिन्होंने तमाम रणनीतियों से अच्छे अच्छे नेताओं को सत्ता दिलाई है, प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, बल्कि उन्होंने प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के साथ भी काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया, हालांकि नीतीश के साथ भी काम किया प्रशांत किशोर ने, वो बात अलग है। नीतीश और प्रशांत किशोर की बनी नहीं और प्रशांत किशोर नीतीश का साथ छोड़ दिए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पार्टी को लॉन्च किया अगर प्रशांत किशोर ने, तो ये बताता है कि क्या प्रशांत किशोर अगर वोट बैंक निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर किसके साथ हाथ मिलाएंगे? क्या वो बीजेपी के साथ जाते नजर आएंगे या विपक्षी खेमे के साथ मिलकर विपक्ष को मजबूत करते नजर आएंगे? लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से अचानक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जो मुलाकात तेजस्वी के साथ हुई और आरजेडी में वो शामिल हुए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि हिना साहब का जिक्र थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि हिना साहब के साथ जो बीजेपी ने किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि बीजेपी हिना साहब को लेकर जो बड़ा कदम उठाने वाली थी वो नहीं हो पाया। और ऐसे में लगने लगा कि शायद अब विपक्ष की तरफ बढ़ा जाए और अब आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि शहाबुद्दीन के परिवार का कितना बड़ा असर अब चुनाव में दिखता नजर आएगा और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने से क्या वोट बैंक की राजनीति वाकई अब बढ़ती दिखाई देगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।